1980 के आसपास 79-80 में वो जितना प्रॉफिट तेल के व्यापार से हो रहा था वो कम हो गया अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, और वो कुछ ये एंटी पोल्यूशन डिवाइसेस भी आ गई थी और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बन गई थी अमेरिका में, तो थोड़ी सी डिमांड कम हो गई ऑयल की। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो एक बड़ा काबिल पाकिस्तानी जनरल था, लेफ्टिनेंट जनरल फजलुल हक, जिसने कि भुट्टो को अरेस्ट किया था जनरल जिया के कहने पे। तो उसने बड़ी स्टडी की कि जो ये वियतनाम में युद्ध चला अमेरिका का, उसमें एक काफ़ी सारे जो उनके सैनिक थे वो एक बीमारी के शिकार हो गए जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और उसको झेलने के लिए उन्होंने हेरोइन लेनी शुरू की। तो हेरोइन एडिक्ट्स बन गए थे। तो तब तक क्या हुआ कि ये इन्वेजन हो गया अफगानिस्तान का, सोवियत रूस ने आक्रमण किया और वो अंदर घुस गए और सत्ता उन्होंने अपने हाथों में ले ली अफगानिस्तान की। अभी हम उस दौर में चल रहे हैं जिसमें जिया हैं, भुट्टो हैं। हाँ, और भुट्टो तो जा खत्म चुके गया, हैं, जा हाँ। चुके, ऊपर और या नीचे गए, जहाँ भी गए वो गए। जहाँ भी गए और और वो सोवियत यूनियन घुस गया है अफगानिस्तान में। हाँ, नजीब वाला काल आ गया। नजीब के थोड़ा पहले तो उस वक्त बबरक करमाल था और वो बाकी ऐसे बंदे थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो उस समय उसने जनरल जिया ने ये सोचा कि भाई पैसा कैसे और रेस किया जाए। तो फजलुल हक ने रिसर्च की हुई थी कि ये जो ड्रग्स का व्यापार है ये बड़ा ज़बरदस्त व्यापार है, और जो हम अमेरिकन सोल्जर्स इसके शिकार हुए थे, तो अफ़गानिस्तान में जो रूसी सोल्जर्स हैं, जो फ़ौजी हैं, वो भी शिकार होंगे, और साथ में जो एडिक्ट हो गए थे अमेरिकन्स वियतनाम में, वो भी खरीदेंगे। तो उसने पहले तो हशीश का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, स्मोक द सोवियट्स आउट, मतलब कि धुआं देके उनको सोवियट्स को बाहर निकालो। तब तुम चिलम लगाओ मच्छर की तरह उनको बाहर निकालो। फिर उसने क्या किया कि उसने अफगानिस्तान में जो ये अफीम उगरी थी, इधर उधर उगती रहती थी, उसने उसको कंसोलिडेट किया, वो एग्रीगेटर बन गया। और उसने कहा कि अफीम जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि कंज्यूमर टेस्ट बदल चुके हैं। अब अफीम का एक बाय प्रोडक्ट है हेरोइन। तो हेरोइन का व्यापार हो सकता है क्योंकि हेरोइन के एडिक्ट्स हैं अमेरिका में बहुत, और यूरोप में भी हैं। तो उसने करीबन 200 से 300, ये तो एक गेस्टिमेट है पर किसी ने कोई सेंसस लिया नहीं, तो 200 से 300 उसने हेरोइन की रिफाइनरीज खड़ी कर दी थी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो ये सारा अफीम आता था, वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता था और फिर वो एक्सपोर्ट के लिए तैयार था। अब एक्सपोर्ट करने के लिए उनको लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत थी। अब लॉजिस्टिक्स वाला कौन था उस ज़माने में? तो एक गोकल ब्रदर्स थे, उन्होंने एक शिपिंग लाइन खोली थी, जिनका जिक्र पिछली किताब में। हाँ, तो उन्होंने ये सारा माल भेजना शुरू किया। जब माल भेजना शुरू किया तो उस समय ग्लोबलाइजेशन का दौर अभी उभर के आ रहा था, बिल्कुल, पर वो एक लीगल ग्लोबलाइजेशन का दौर था। उसके साथ में पैरेलल एक डिवियन ग्लोबलाइजेशन है जिसमें के क्राइम भी ग्लोबलाइज हो रहा था, नारकोटिक्स भी ग्लोबलाइज हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग भी ग्लोबलाइज हो रही थी, ये सब चीज़ें ग्लोबलाइज हो रही थी। और आबिदी साहब जो बीसीआई के बैंक के जो चौधरी थे, प्रेसिडेंट से सीईओ थे, उन्होंने ये मौका का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने बंदे भेजे साउथ अमेरिका में क्योंकि उस वक्त कोकेन का बड़ा धंधा चल रहा था अमेरिका में जी। और कोकेन के जो डॉलर्स थे वो लॉन्डर होने के लिए तैयार थे। वो हवाला सर्कल्स में, अंडरग्राउंड बैंकिंग सर्कल्स में ये खबर आ गई थी। तो उन्होंने अपने बंदे भेजे और वो जाके मेडलिन कार्टेल के अंदर गए, काली कार्टेल के अंदर गए, और उन्होंने उनके साथ में संपर्क बनाया और वहाँ पे बीसीसीआई के ब्रांचेस खुलने लग गए कोलंबिया में और आसपास के जो देश हैं बोलीविया में। और फिर जो ये कोकेन था वो कोलंबिया से पैनामा के ज़रिए जाता था अमेरिका, फ्लोरिडा एट्सेट्रा। पैनामा की सरकार तो साथ ही थी, तो पैनामा की सरकार जो प्रोटेक्शन देती थी तो उन्होंने उसको भी अपने लपेट में ले लिया। और बीसीसीआई जो है वो जनरल नोरिएगा जो पैनामा के डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, उनका ये पर्सनल बैंकर बना।
कमला हारिस रे हारिस बीचे कार्तिक में भइले बारिश। एलॉन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं और उनसे कहते हैं कि पूर्व उद्योगपति इसलिए कहा क्योंकि अब मंत्री बनने वाले हो। कितनी सीमा हो तुम, कितना लप्पू हूं मैं। गाड़ी में बैठे दो बंगाली गाड़ी में बैठे, अब ट्रेन चल रही है, गाड़ी में माछ भात होए रे। वही रखते हैं 2 बंगाली, 3 होंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगी।